नमस्कार। कंप्यूटर की दुनिया में एक और गहरी चर्चा के लिए तैयार हो जाइए। आज हम बात कर रहे हैं उस जादुई चीज की जो हमारे लैपटॉप, फोन, यहाँ तक कि घड़ियों को भी जिंदा करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात पता है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो एक तरह की अदृश्य शक्ति है जो हार्डवेयर, मतलब वो धातु और प्लास्टिक का ढेर, उसे हमारे लिए एक काम की चीज, एक उपयोगी उपकरण बनाती है। सही कहा। इसके बिना मतलब कितना भी महंगा कंप्यूटर हो, वो बस एक महंगा कागज रोकने का वजन है, एक पेपर वेट। हाँ। असल में ओएस कोई एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि कई सारे सॉफ्टवेयर्स का एक जटिल समूह है। हाँ आप कह सकते हैं एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, जी। जो कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर, प्रोसेसर, मेमोरी, स्क्रीन, कीबोर्ड और उस पर चलने वाले दूसरे सभी सॉफ्टवेयर, जैसे आपका वेब ब्राउजर हो गया या कोई गेम, हाँ, उन सब के बीच एक तालमेल बिठाता है, उन्हें कंट्रोल करता है। तो हमारे स्रोत में भी यही लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए बिल्कुल बुनियादी तौर पर जरूरी है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसर वगैरह से अलग है। और यही ओएस कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यानी हमारे बीच इंटरफेस का काम करता है। और ये भी लिखा है जो काफी इंटरेस्टिंग है कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सही। तो सबसे पहला प्रोग्राम यही लोड होता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये ओएस आमतौर पर कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, या आजकल जो तेज चलती हैं एसएसडीज, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, उनमें स्टोर रहता है। जैसे ही आप पावर बटन दबाते हैं तो मदरबोर्ड का अपना एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है, बायोस या यूईएफआई। वो इस ओएस को ढूंढकर कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम में डालता है। और एक बार ये रैम में आ गया तो समझ लीजिए ओएस ही असली बॉस बन जाता है। ये कंप्यूटर के हर संसाधन, हर रिसोर्स का मालिक है। कितनी मेमोरी किस प्रोग्राम को मिलेगी, प्रोसेसर का टाइम कैसे बटेगा, कौन सी डिवाइस कब इस्तेमाल होगी, सब कुछ ओएस ही तय करता है। इसीलिए इसे कभी-कभी प्रोग्रामों का प्रोग्राम भी कहते हैं। ये वो स्टेज है जिस पर बाकी सारे नाटक यानी हमारे एप्लीकेशंस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आपने इंटरफेस की बात की, मतलब कंप्यूटर से बात करने का तरीका। क्या ये हमेशा एक जैसा ही होता है या इसके भी अलग-अलग रूप हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इंटरफेस का अनुभव ही ये तय करता है कि किसी के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना कितना आसान है या मुश्किल। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के यूजर इंटरफेस ज्यादा चले हैं। पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सीयूआई कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए खास कमांड्स टाइप करनी पड़ती हैं। अच्छा, वो काली स्क्रीन वाली दुनिया जहाँ कोड जैसा कुछ लिखना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। सोचिए काली या नीली स्क्रीन जिस पर आप टेक्स्ट में कमांड लिख रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम उपयोगकर्ता के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि आपको सारी कमांड्स, उनका सही सिंटैक्स, वो सब याद रखना पड़ता है। पुराने जमाने का डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या आज भी जो लिनक्स का कमांड लाइन टर्मिनल इस्तेमाल होता है, वो इसके क्लासिक उदाहरण है। हाँ, मैंने देखा है वो कमांड प्रॉम्प्ट, लेकिन फिर तो कंप्यूटर आम लोगों तक कैसे पहुंचा होगा? सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर पाते होंगे जिन्हें कमांड्स याद हो। बिल्कुल सही पॉइंट। और यहीं पर दूसरे टाइप का इंटरफेस वो क्रांति लेकर आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें टेक्स्ट कमांड की जगह ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। रंगीन आइकॉन्स, मेन्यू, बटन, खिड़कियां, विंडोज इसीलिए तो कहते हैं। आप कीबोर्ड से टाइप करने के बजाय ज्यादातर माउस से क्लिक करके या चीजों को खींचकर छोड़ के, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम करते हैं। हाँ, जैसे विंडोज या मैक में होता है। एग्जैक्टली। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल का मैक ओएस और आजकल के ज्यादातर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी जीयूआई पर ही आधारित हैं। इसने कंप्यूटर को देखने और इस्तेमाल करने का नजरिया ही बदल दिया। कमांड याद रखने की जरूरत खत्म हो गई और कंप्यूटर कहीं ज्यादा आकर्षक और इंट्यूटिव बन गया। इसी जीयूआई की वजह से कंप्यूटर घर घर तक पहुंच पाया हुआ है। चलिए, ये तो हुई इंटरफेस की बात। अब वापस ओएस के काम पर आते हैं। स्रोत में इसके कई सारे प्रबंधन कार्यों, मैनेजमेंट फंक्शंस का जिक्र है। तो ओएस असल में करता क्या है? ये मैनेजर किन किन चीजों को मैनेज करता है? देखिए, ओएस की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। ये पर्दे के पीछे का वो हीरो है जो सब कुछ स्मूथली चलाता है। स्रोत में जो मुख्य काम बताए गए हैं, अगर उन पर नजर डालें तो पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, वो लिमिटेड होती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ओएस इसका पूरा हिसाब किताब रखता है।
जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो ओएस उसे रैम में जगह देता है, एलोकेट करता है। जब आप उसे बंद करते हैं तो वो जगह खाली करवाता है, डी एलोकेट करता है, ताकि कोई और प्रोग्राम उसे इस्तेमाल कर सके। और ये भी पक्का करता है कि एक प्रोग्राम दूसरे की मेमोरी में दखलंदाजी ना करे। अगर ये मैनेजमेंट ठीक से ना हो तो कंप्यूटर एकदम धीमा हो जाता है या प्रोग्राम अचानक बंद, मतलब क्रैश हो जाते हैं। हाँ, ये तो अनुभव किया है कई बार। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट ठीक ना हो तो मल्टीटास्किंग तो भूल ही जाइए। बिल्कुल। और यहीं से हम दूसरे अहम काम पर आते हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट। कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो असल में एक बार में एक ही काम कर सकता है, लेकिन बहुत तेजी से। तो ओएस यहाँ एक कुशल ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये तय करता है कि सीपीयू का कीमती समय किस प्रोग्राम या किस प्रोसेस को कब और कितनी देर के लिए मिलेगा। ये बहुत तेजी से सीपीयू का ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे पर लगाता है। इसे टाइम शेयरिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इसी चालाकी की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि मानो सारे काम एक साथ हो रहे हैं, जबकि असल में सीपीयू बारी-बारी से सब पर थोड़ा-थोड़ा ध्यान दे रहा होता है। अच्छा, और हमारे जो बाहरी उपकरण जुड़े होते हैं कंप्यूटर से, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या वेबकैम, इनका क्या? इन्हें कौन संभालता है? इसके लिए जिम्मेदार है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट। हाँ, ओएस कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। देखिए, हर डिवाइस को चलाने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे ड्राइवर कहते हैं। हाँ, सुना है ड्राइवर्स के बारे में। तो ओएस इन ड्राइवरों के जरिए ही डिवाइस से बात करता है। ये तय करता है कि अगर दो प्रोग्राम एक ही टाइम पे प्रिंटर इस्तेमाल करना चाहें तो किसका नंबर पहले आएगा, किसकी रिक्वेस्ट पहले प्रोसेस होगी। सोचिए, जब आप कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो ओएस ही उसे पहचानता है, उसके लिए जरूरी ड्राइवर लोड करता है और उसे आपके इस्तेमाल के लिए तैयार करता है। इसी को प्लग एंड प्ले कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक हो गया है अब। बिल्कुल, ये डिवाइस मैनेजमेंट का ही एक एडवांस्ड रूप है। पहले ये सब इतना आसान नहीं होता था, हर डिवाइस के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। और फाइलों को सेव करना, उन्हें फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करना, ये सब भी ओएस ही देखता होगा, वरना तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा ना। निश्चित रूप से ये आता है फाइल मैनेजमेंट के तहत। ओएस हमें फाइलें और फोल्डर्स यानी डायरेक्टरी बनाने, उनका नाम बदलने, कॉपी करने, डिलीट करने की सुविधा देता है। ये तो सामने दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे ये इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम करता है। ये तय करता है कि हार्ड डिस्क पर फाइल का डेटा कहाँ स्टोर होगा, उस डेटा को ट्रैक कैसे किया जाएगा ताकि जब आप फाइल खोलें तो वो तुरंत मिल जाए। ये फाइल परमिशन भी मैनेज करता है, मतलब कौन सी फाइल को कौन देख सकता है, कौन बदल सकता है। एक अच्छा फाइल सिस्टम डेटा को सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए बहुत जरूरी है। आजकल सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी, मतलब सुरक्षा और विश्वसनीयता की बात तो बहुत होती है। क्या ओएस इसमें भी हमारी मदद करता है? हाँ, ये ओएस की मुख्य जिम्मेदारियों में से है। सुरक्षा का मतलब है आपके कंप्यूटर और डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस यानी अनधिकृत पहुंच से बचाना। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है पासवर्ड प्रोटेक्शन। ओएस ये पक्का करता है कि सही यूजर नेम और पासवर्ड के बिना कोई आपके सिस्टम में लॉगिन ना कर सके। इसके अलावा फायरवॉल्स और दूसरे सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी ओएस का हिस्सा हो सकते हैं, जो बाहरी खतरों जैसे हैकिंग या मैलवेयर से बचाते हैं। ठीक है। और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ? विश्वसनीयता का मतलब है कि सिस्टम कितना भरोसेमंद है, कितनी देर तक बिना किसी गड़बड़ी या क्रैश के चल सकता है। ओएस सिस्टम को स्टेबल यानी स्थिर रखने की कोशिश करता है। ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में आने वाली कुछ गड़बड़ियों को हैंडल करने की कोशिश करता है ताकि पूरा सिस्टम ही ठप ना पड़ जाए। साथ ही ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर या कई बार खुद ही सिस्टम को वायरस और दूसरे हानिकारक कोड से बचाने में भी मदद करता है। एक भरोसेमंद ओएस का मतलब है कि आप बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकते हैं। स्रोत में मल्टीटास्किंग का भी जिक्र था और एक चित्र की बात थी जो ओएस को एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में दिखाता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट में हमने इसकी थोड़ी बात की थी, लेकिन इसे थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, मल्टीटास्किंग तो समझिए आधुनिक ओएस की पहचान है। जैसा हमने प्रोसेसर मैनेजमेंट में बात की, ओएस बहुत तेजी से सीपीयू का समय अलग अलग कामों में बांटता है। स्रोत का वो चित्र इसी सेंट्रल रोल को दिखाता है। ओएस बीच में बैठा है, ऊपर की तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जैसे वर्ड, ब्राउजर, गेम्स, और नीचे सारा हार्डवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव। जी। ओएस इन दोनों दुनियाओं के बीच पुल का काम करता है। एप्लीकेशंस जो हैं वो हार्डवेयर से सीधे बात नहीं करते, वो ओएस से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे स्क्रीन पर ये दिखाओ या ये फाइल सेव कर दो। अच्छा, और फिर ओएस हार्डवेयर से वो काम करवाता है। मल्टीटास्किंग में ओएस ये तय करता है कि किस एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट कब पूरी की जाए, किसे इंतजार करना होगा ताकि सभी एप्लीकेशन चलते रहें
और सिस्टम रिस्पॉन्सिव बना रहे, मतलब हमें लगे कि वो हमारी बात सुन रहा है। ये कुछ एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है, जो सभी संगीतकारों यानी एप्लीकेशन और हार्डवेयर को एक साथ सही तालमेल में बजाने में मदद करता है। ये सब सुनकर तो वाकई लगता है कि ओएस के बिना कंप्यूटर सच में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक और पहलू जो स्रोत में मेंशन्ड है और जो हम सबके लिए मायने रखता है, वो है लागत, कॉस्ट और इस्तेमाल में आसानी। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। लागत यानी कॉस्ट की बात करें तो ओएस मुफ्त से लेकर काफ़ी महंगे तक हो सकते हैं। स्रोत का उदाहरण बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और ये संस्करण के हिसाब से $100 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे उबुंटू या फेडोरा और यूनिक्स आधारित कुछ सिस्टम मुफ्त में उपलब्ध हैं, ओपन सोर्स हैं। एप्पल का मैक ओएस उनके कंप्यूटर के साथ ही आता है, तो उसकी अलग से कीमत नहीं होती, पर वो हार्डवेयर ही महंगा होता है। हाँ, ये तो है। जहां तक उपयोग में आसानी, ईज ऑफ यूज की बात है, ये सीधे सीधे यूजर इंटरफेस से जुड़ा है। जैसा हमने पहले बात की, GUI वाले ओएस जैसे विंडोज, मैक ओएस, ये आमतौर पर सीखने और इस्तेमाल करने में बहुत आसान माने जाते हैं, जबकि CUI वाले ओएस जैसे कमांड लाइन लिनक्स या पुराना डॉस, वो शक्तिशाली तो होते हैं, लेकिन उन्हें सीखने में टाइम और मेहनत लगती है। GUI की इसी आसानी ने कंप्यूटर को तकनीकी माहिरों के दायरे से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। तो हमने कुछ नामों का जिक्र तो किया, विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, डॉस, लेकिन ये ओएस की दुनिया कितनी बड़ी है असल में? कितने तरह के ओएस होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया काफी बड़ी और विविध है, क्योंकि अलग अलग तरह की डिवाइस की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। स्रोत के आधार पर अगर देखें तो हम इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, कंप्यूटर ओएस। ये हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए बने हैं। इनमें सबसे जाने माने हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलग अलग वर्जन, एप्पल का मैक ओएस और लाइनक्स के ढेरों रूप, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशंस या डिस्ट्रो करते हैं। हाँ, जैसे उबुंटू, फेडोरा। बिल्कुल, डेबियन, उबुंटू, फेडोरा, सेंटोस, ये कुछ नाम हैं। गूगल का क्रोम ओएस भी है, जो वेब आधारित कामों के लिए काफी लोकप्रिय हो रहा है। इनके अलावा FreeSD, सोलारिस जैसे और भी शक्तिशाली ओएस हैं। स्रोत में डीपिन का भी जिक्र है, जो लाइनक्स पर आधारित एक दिखने में काफी आकर्षक ओएस है। अच्छा, और मोबाइल्स के लिए? हाँ, दूसरी कैटेगरी है मोबाइल ओएस। ये स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए खासतौर पर डिजाइन किए गए हैं। इनमें टच इंटरफेस और बैटरी लाइफ पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ दो बड़े खिलाड़ी हैं, गूगल का एंड्रॉयड, जो दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन पर चलता है। हाँ, वो तो सबसे कॉमन है। और एप्पल का iOS, जो आईफोन्स पर और अब iPad OS के रूप में iPads पर चलता है। स्रोत ने पेनपॉइंट OS का भी उल्लेख किया है, जो पुराने पेन कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए था। ये दिखाता है कि मोबाइल OS का भी अपना एक इतिहास रहा है। और तीसरी कैटेगरी? तीसरी है सर्वर OS। ये उन शक्तिशाली कंप्यूटरों यानी सर्वर के लिए होते हैं जो नेटवर्क पर वेबसाइट होस्ट करने, डेटाबेस चलाने या कई उपयोगकर्ताओं को सेवाएं देने जैसे भारी भरकम काम करते हैं। यहाँ विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस सबसे जरूरी होता है। लिनक्स इस फील्ड में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इसके कई सर्वर सेंट्रिक वर्जन हैं। यूनिक्स के अलग अलग रूप और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर भी प्रमुख सर्वर ओएस हैं। स्रोत में कुछ बड़ी टेक कंपनियों और उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न ओएस की भी सूची है, जैसे एप्पल, गूगल, IBM। ये दिखाता है कि ये कंपनियां सिर्फ एक ही ओएस नहीं बनाती। हाँ, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये बड़ी कंपनियां अपने हार्डवेयर और सेवाओं का पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट करने के लिए ओएस का एक पूरा परिवार, एक पूरी फैमिली विकसित करती हैं। जैसे एप्पल का इकोसिस्टम देखिए, कितना टाइटली इंटीग्रेटेड है। मैक ओएस उनके मैक कंप्यूटर के लिए, iOS आईफोन के लिए, iPad OS iPad के लिए, वॉच OS एप्पल वॉच के लिए और TV OS एप्पल TV के लिए। सब एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। उनके पास सर्वर के लिए मैक OS सर्वर भी है। सही बात है। फिर गूगल का प्रभाव एंड्रॉयड के जरिए मोबाइल पर तो जबरदस्त है ही, लेकिन उनके पास लैपटॉप के लिए क्रोम OS है, उसका ओपन सोर्स आधार क्रोमियम OS है, स्मार्ट वॉच के लिए वेयर OS है, यहाँ तक कि अपने अंदरूनी इस्तेमाल के लिए G-Linux और भविष्य के लिए एक एक्सपेरिमेंटल OS फ्यूक्सिया भी है। मतलब गूगल कंप्यूटिंग के हर पहलू में अपनी मौजूदगी चाहता है। और IBM की जड़ें ट्रू मेन फ्रेम कंप्यूटिंग में हैं, तो उनके पास आज भी बड़े और शक्तिशाली सिस्टम जैसे ZOS और IBM i हैं, जो बड़े कॉरपोरेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यूनिक्स आधारित AIX और अतीत में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर OS2 भी विकसित किया था। वाह, तो ये मामला सिर्फ विंडोज बनाम मैक की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा ब्रह्मांड है, जो हर तरह की जरूरत और हर तरह की मशीन के लिए मौजूद है। बिल्कुल।